स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी कैसी है ये एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए बैलेंस शीट जो हमारा सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे अच्छे से एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग ने समझा था कि P&L स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है और हमने उसे इन डेप्थ एनालाइज भी किया। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि बैलेंस शीट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसे कैसे एनालाइज किया जाता है। बैलेंस शीट में दो पार्ट्स होते हैं, एसेट और लाइबिलिटी। एसेट मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कंपनी यूज करती है इनकम जनरेट करने के लिए, और लाइबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी को कितने पैसे दूसरों को देने हैं। और इन दोनों के अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं जिसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट सपोज हमने एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का शुरुआत किया। उसमें हम लोग ने 100 रुपए हमारे जेब से डाले और 100 रुपए हमने दूसरों से उधार लिए हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन उसमें से 50 रुपए जो है वो हमें एक साल के अंदर अंदर वापस करना है और उसके बाद जो 50 रुपए है वो हमें एक साल के बाद में भी अगर हम लोग उसको रीपे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारे पास 200 रुपए है। अब इन 200 रुपए में से 30 रुपए का हम लोग ने मशीनरी खरीदा, 20 रुपए का हमने गोडाउन खरीदा जहां पर हम ये मशीनरी रखेंगे और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके बाद हमने 50 रुपए के मटेरियल क्रेडिट पे खरीदे और 50 रुपए के मटेरियल हमने कैश में खरीदे। तो इन टोटल हमने 100 रुपए के मटेरियल खरीदे, लेकिन 50 रुपए के लिए हमने क्रेडिट लिया है और 50 रुपए हम लोगों ने डायरेक्टली कैश पे करके मटेरियल ले लिया है। और बाकी का 20 रुपया हमने क्या किया, किसी शेयर्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। और उसके बाद में 10 रुपए का हम लोग ने कंप्यूटर का लाइसेंस लिया, जैसे विंडोज का लाइसेंस होता है वो हमने लिया ताकि हम कंप्यूटर चला सके। जो जो भी चीजें हमें करनी है कंप्यूटर में उसके लिए जो लाइसेंस लगता है वो हमने लिया। और 10 रुपए का हम लोग ने एक ऑफिस खरीद लिया। अभी उस ऑफिस की हमें जरूरत नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, उस ऑफिस को किसी को भाड़े पे दे रहे हैं और उसके उधर से हमें रेंट आएगा। और इसके बाद 60 रुपए जो हमारे बाकी रह गए वो समझो हमने कैश में रख दिए। तो इन टोटल ये हमारे 200 रुपए हो गए। अब उस 100 रुपए के मटेरियल में से हमने 50 रुपए के मटेरियल यूज करके प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट हमने 60 रुपए में बेचा। तो इन टोटल हमने 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो आइए समझते हैं जो जो भी चीजें अभी हुई है उसको हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, कौन कौन से सब पार्ट में कौन कौन सा अमाउंट आएगा उसे हम समझते हैं ताकि हम बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज किया जाता है वो अच्छे से समझ पाए। बैलेंस शीट का फर्स्ट आइटम होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसे हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। अब ये एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक साल या उससे ज्यादा चलने वाले हैं और जिसे हम यूज करके कंपनी के लिए प्रॉफिट या कंपनी के लिए सेल्स जनरेट करने वाले। तो जैसे हमारे एग्जांपल में हमने 30 रुपए की मशीनरी खरीदी है और 20 रुपए का गोडाउन खरीदा है। तो ये एक साल से ज्यादा चलने वाले हैं और इसे यूज करके हम प्रोडक्ट बनाने वाले, पेंट बनाने वाले हैं जो हम प्रॉफिट में बेचने वाले। तो इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हमारा मशीनरी और हमारा गोडाउन कहां जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, जो हमें दिखेगा 50 रुपए पर। सेकेंड पार्ट जो हमारे बैलेंस शीट में आता है वो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक ही डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम अदर इनकम कमाने वाले, हम हमारे मेन बिजनेस का इनकम नहीं कमाने वाले, उससे हम कोई और इनकम कमाने वाले। हम उसको यूज करके कोई पेंट या फिर जो भी हमारा मेन प्रोडक्ट है वो नहीं बनाने वाले। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने 10 रुपए का जो ऑफिस खरीदा था वो हम हमारे पेंट बनाने के लिए यूज नहीं करने वाले, हम उसको किसी और को भाड़े पे दे दिए और उससे हमें क्या मिलने वाला है, रेंटल इनकम मिलने वाली है। तो ये जो रेंट इनकम मिलने वाली है ना वो अदर इनकम होती है। तो इसीलिए जो हम लोग ने प्रॉपर्टी खरीदी है अदर इनकम कमाने के लिए, वो प्रॉपर्टी हमारे किस में जाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो इसीलिए आपका जो ऑफिस है वो किस में दिखेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखेगा 10 रुपए पर। फिर आते हैं इंटेंजिबल्स। अब इंटेंजिबल एक ऐसा एसेट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है बट वो एक्चुअली हमारे बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी हर एसेट की तरह एक साल से ज्यादा चलने वाला है और वो आपके बिजनेस में इनकम जनरेट करके आपको देगा। जैसे हमारा वो कंप्यूटर लाइसेंस है वो एक्चुअली में आपको दिखेगा नहीं बट वो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो कंप्यूटर लाइसेंस है वो आपको दिखेगा इंटेंजिबल्स। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब होता है कि आप किसी और की कंपनी में किसी और के शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट्स में दिखता है। जैसे हमने 20 रुपए के शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, वो 20 रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट्स में दिखेगा। फिर आते हैं इन्वेंटरीज। अब इन्वेंटरीज को दूसरी तरीके से बोला जाता है स्टॉक।
स्टॉक। जो हमारा स्टॉक होता है उसे हम लोग कहते हैं इन्वेंटरीज। तो जैसे हमारे केस में हमने 50 रुपए का मटेरियल का प्रोडक्ट बनाया, लेकिन जो 50 रुपए के मटेरियल अभी भी बच गए हैं वो हमारे इन्वेंटरीज में दिखेगा। नेक्स्ट आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है ऐसे कस्टमर जिससे हमें अपने पैसे लेना बाकी है। तो जैसे हमने 60 रुपए का जो सेल किया, समझो हमने वो क्रेडिट पर सेल किया, हमने कैश बेसिस पर सेल नहीं किया, तो ये जो 60 रुपए है वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाएंगे। और इसके बाद बच जाता है कैश। अब कैश का मतलब तो मैं आपको समझाने नहीं वाला। कैश का मतलब होता है रोकड़ा। तो हमारा जो 60 रुपया हमने बाजू में रख दिया था वो 60 रुपया हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में दिखेगा। इन सबको मिलाकर ही आपका क्या बनता है, टोटल एसेट्स बनता है। इसके बाद आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी का मतलब होता है ऐसा पैसा जो ओनर का है, उसके पैसे को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विटी कहेंगे। तो जैसे हमने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया था 100 रुपए हमारे जेब से लेकर और 100 रुपए दूसरों के जेब से, तो जो 100 रुपए हमारे जेब से गया है वो हम दिखाएंगे इक्विटी के अंदर। फिर आता है लायबिलिटीज। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि लायबिलिटी का मतलब ऐसा पैसा जो दूसरों को देना है, तो उसके अंदर फर्स्ट पार्ट आता है बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स का मतलब आपने किसी से उधार लिया है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एक होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का सिंपल मतलब है कि ऐसा पैसा जो आपको 1 साल या उसके अंदर वापस देना है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का तो सीधा उल्टा मतलब हो गया कि ऐसा पैसा जो आपको 1 साल या उसके बाद में देना है। तो बोरोइंग्स के केस में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हमारा जो 50 रुपया हमें 1 साल के अंदर अंदर देना है वो हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा, और उसके बाद में जो 50 रुपया बच गया है जो हमें 1 साल के बाद में देना है वो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स मतलब ऐसे सप्लायर्स जिनको हमें पैसे देना बाकी है। तो जैसे हमने 50 रुपए का जो मटेरियल क्रेडिट पर खरीदा था, तो वो 50 रुपए का मटेरियल हमारे ट्रेड पेबल्स में दिखेगा, क्योंकि हमें उस सप्लायर को पैसा देना बाकी है तो वो हमारे ट्रेड पेबल्स में दिखाई देगा। और इन सबको मिलाकर आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी बन जाता है। हालांकि इसमें 2-3 पॉइंट्स और हैं जो कि बाकी रह गए हैं, बट वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और उसको समझने के लिए आपको थोड़ा और फाइनेंस का नॉलेज की जरूरत है, तो इसलिए वो 2-3 पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए हैं। लेकिन अगर आपको इतना समझ में आ जाएगा तो आपको बैलेंस शीट पढ़ने में, उसे एनालाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से एक एनालिस्ट की तरीके से बैलेंस शीट को एनालाइज कर पाओगे। इसमें सिर्फ एक और पार्ट है, वो है करंट और नॉन करंट। अब करंट का मतलब होता है कि आपके जो भी एसेट्स है या फिर जो भी लायबिलिटीज है वो आपको 1 साल के अंदर वापस पे करना है लायबिलिटी, या फिर आपको वो 1 साल के अंदर पैसे मिलेंगे एसेट के केस में। और नॉन करंट का मतलब होता है कि आपको 1 साल के बाद में पैसे मिलेंगे, या फिर 1 साल से ज्यादा आप फायदा ले सकते हो एसेट के केस में, और लायबिलिटी केस में आपको 1 साल के बाद में पैसे देने। तो वो एक तरीका है बैलेंस शीट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, वो उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। नॉन करंट करंट एसेट के केस में, और लायबिलिटी केस में आपको नॉन करंट और करंट मिल जाएगा। बट अगर आपने मेन जो मैंने आपको पहले बताया वो अगर आपने समझ लिया, हर एक पार्ट को आपने समझ लिया, तो आप कंपनी के बैलेंस शीट को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इन्हीं पार्ट्स को कैसे एनालाइज किया जाता है और यही सब पार्ट्स एक कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हमारा जो 1K हुआ है उसके लिए बहुत थैंक यू। आपने जो मेरा सपोर्ट किया है इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना, और मैं इसी तरीके से आपको नॉलेजेबल कंटेंट देते रहूंगा।